ये कहानी शुरू होती है केरला के एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन मुन्नार से, जहां पर एक फेमस मेडिकल यूनिवर्सिटी है, होली एंजल्स। बाहर से देखने में ये कॉलेज बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ अजीब और डरावना चल रहा होता है। एक रात कॉलेज की बिल्डिंग की छत पर एक लड़की खड़ी होती है, श्वेता। वो 4th ईयर की स्टूडेंट है, लेकिन उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही होती। उसके चेहरे पर डर होता है, जैसे वो किसी इनविजिबल चीज से डर रही हो। उसको लगातार एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही होती है, जैसे हजारों चमगादड़ एक साथ चीख रहे हो। वो अपने कान बंद करती है, चिल्लाती है, लेकिन आवाज रुकते नहीं, और फिर एक सेकंड में वो छत से कूद जाती है। उसकी वहीं डेथ हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है एक और कैरेक्टर पर, डॉक्टर अवंतिका। वो इसी कॉलेज में टीचर है, लेकिन शॉक की बात ये होती है कि श्वेता की डेथ होने से पहले अवंतिका ने ये पूरा सीन अपने सपने में देखा था। जब वो उठती है, उसे पता चलता है कि जो उसने सपना देखा था वो सच हो चुका है। ये चीज उसे अंदर से हिला देती है। और ये पहला केस नहीं था। कुछ दिन पहले एक और स्टूडेंट मुकेश ने भी कॉलेज के बाथरूम में सुसाइड किया था। दोनों केसेस ऑलमोस्ट सेम लग रहे थे। कॉलेज मैनेजमेंट टेंशन में आ जाता है। अगर ये न्यूज बाहर गई तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो सकती है। डीन मीटिंग बुलाता है और डिसाइड होता है कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया जाए, ताकि वो प्रूफ कर सके कि ये सब नॉर्मल है, कोई भूत प्रेत नहीं है। अब एंट्री होती है रूबन की, मुंबई का एक एक्सपीरियंस्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। रूबन थोड़ा अलग टाइप का बंदा है। उसको स्पिरिट्स से डील करना आता है। उसका अप्रोच साइंटिफिक भी है और स्पिरिचुअल भी। हम उसे पहले एक छोटे केस में देखते हैं, जहां वो एक छोटी लड़की दिया की स्पिरिट से बात करता है। दिया मर चुकी होती है, लेकिन उसकी स्पिरिट घर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है। रूबन कामली उससे बात करता है और पता लगाता है कि प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि उसकी फेवरेट डॉल उसके पेरेंट्स ने बाहर फेंक दी थी। जब रूबन वो डॉल वापस लाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि रूबन फेक नहीं है, उसको सच में काम आता है। रूबन होली एंजल्स कॉलेज पहुंचता है। डीन उसे क्लियरली बोलता है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन है इन्वेस्टिगेशन के लिए। डीन का मानना है कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हुआ है, पैरानॉर्मल कुछ नहीं है। उसे बस एक क्लीन चिट चाहिए, ताकि मीडिया में कॉलेज सेफ दिखे। रूबन कहता है, मैं सिर्फ सच बताऊंगा, चाहे जो भी हो। कॉलेज में रूबन का असिस्टेंट बनता है आरोग्यम, एक सिंपल आदमी जो उसकी हेल्प करता है। रूबन सबसे पहले श्वेता की डेथ वाली जगह इंस्पेक्ट करता है, फिर उसकी क्लास में जाता है। वहाँ स्टूडेंट्स बताते हैं कि श्वेता पहले बहुत हैप्पी थी, लेकिन डेथ से एक हफ्ते पहले वो बिल्कुल बदल गई थी। वो चुप रहने लगी थी, लाउड साउंड से डर जाती थी और सबसे दूर रहने लगी थी। रूबन उसका डेस्क चेक करता है और एक अजीब सिंबल नोटिस करता है जो श्वेता ने खुद कार्व किया था। ये सिंबल इंपॉर्टेंट लगता है। फिर रूबन अवंतिका से मिलता है। अवंतिका रैशनल है, उसे घोस्ट्स पर बिल्कुल बिलीफ नहीं है। वो रूबन को सीरियसली नहीं लेती। रूबन पुलिस स्टेशन जाता है और मुकेश और श्वेता के केस फाइल्स चेक करता है। वहाँ एक स्ट्रेंज चीज पता चलती है, दोनों के कानों से खून निकला था। श्वेता के केस में समझ आता है फॉल की वजह से, लेकिन मुकेश के केस में नहीं। रूबन मॉर्ग जाता है और बॉडीज चेक करता है। वहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि बॉडीज अब नॉर्मल तरीके से जल्दी डिकम्पोज हो रही हैं। इवन उनकी पोजीशंस भी चेंज हो रही हैं, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। रूबन को मुकेश के हाथ पर वही सिंबल मिलता है जो श्वेता के डेस्क पर था। अब क्लियरली कुछ तो गड़बड़ है। रूबन पूरा कॉलेज स्कैन करता है अपने डिवाइसेस से, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिलता। रात को अवंतिका को भी वही चमगादड़ वाली आवाज सुनाई देने लगती है। धीरे धीरे वो भी अफेक्टेड होने लगती है। रूबन गर्ल्स हॉस्टल जाता है और श्वेता का रूम चेक करता है। वहाँ उसे ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं जो ईयर पेन के लिए यूज होते हैं। इसी बीच आरोग्यम को कैमराज में एक घोस्ट जैसा फिगर दिखता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो प्रैंक था। अवंतिका ने रूबन को टेस्ट करने के लिए स्टूडेंट से करवाया था। रूबन गुस्सा होता है और अवंतिका को वार्न करता है कि ये सीरियस मैटर है। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, रूबन को अवंतिका के रूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मिलते हैं, इवन जब उसका फोन ऑफ होता है। इसका मतलब अवंतिका के आसपास कुछ अनयूजुअल है। रूबन को श्वेता के फोन से एक फोटो मिलती है, श्वेता, मुकेश और दीपिका की, लेकिन उस फोटो में एक इनविजिबल प्रेजेंस भी होती है। फिल्टर उस पर भी अप्लाई हुआ होता है, मतलब कोई अनसीन एंटिटी उनके साथ थी। अब रूबन समझ जाता है कि नेक्स्ट टारगेट दीपिका हो सकती है। दीपिका मिसिंग होती है। डीन पुलिस कंप्लेंट फाइल करने से मना कर देता है, क्योंकि वो स्कैंडल नहीं चाहता। रूबन दीपिका को ढूंढने निकलता है, लेकिन जब वो हॉस्टल पहुंचता है तो दीपिका की डेड बॉडी मिलती है, ट्री से लटकी हुई। उसके हाथ पर भी वही सिंबल होता है। अब तक 3 डेथ्स हो चुकी हैं, पैटर्न क्लियर है। रूबन को चर्च बेल्स की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अजीब बात यह है कि कॉलेज में कोई चर्च नहीं है और ये आवाज सिर्फ रूबन को सुनाई देती है। ये एक सिग्नल था। रूबन एक ओल्ड बिल्डिंग में जाता है जो अब लाइब्रेरी है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चर्च जैसा है। वहाँ वो सेम सिंबल को सनलाइट पैटर्न्स में बनता हुआ देखता है। रूबन समझ जाता है कि ये जगह इंपॉर्टेंट है। रात को रूबन अवंतिका को वहाँ लाता है और एक्सपेरिमेंट करता है। वो उसके ब्रेन सिग्नल्स रीड करता है और स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, और फिर शॉक, वहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 42 स्पिरिट्स प्रेजेंट होती हैं। सब लोग डर जाते हैं। एक स्पिरिट अवंतिका पर अटैक कर देती है, उसे हवा में उठाकर पटकती है। अवंतिका को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। डीन अब भी सच एक्सेप्ट नहीं करता। वो ब्लेम अवंतिका पर डाल देता है और उसे कॉलेज से निकालने की बात करता है। रूबन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि ये स्पिरिट्स उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। रूबन दोबारा लाइब्रेरी
लाइब्रेरी जाता है, वहाँ एक पियानो होता है। जब वो उसे टच करता है उसे एक फ्रीक्वेंसी फील होती है। वो एक्सपेरिमेंट करता है और एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी फाइंड करता है, 444 हर्ट्ज। इसे गॉड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रूबन समझ जाता है कि म्यूजिक के थ्रू स्पिरिट्स से कम्युनिकेट किया जा सकता है। लेकिन रूबन के लिए म्यूजिक इजी नहीं है। उसका पास्ट पेनफुल था। बचपन में उसकी माँ म्यूजिशियन थी। एक दिन उसकी माँ मर रही थी और रूबन पियानो बजाने में बिजी था। वो उसकी आवाज नहीं सुन पाया और उसकी माँ मर गई। तब से रूबन म्यूजिक से दूर हो गया, लेकिन अब उसे वापस म्यूजिक का यूज करना पड़ेगा। रूबन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है और एक कॉफिन मेकर से मिलता है। वहाँ उसे एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। 34 इयर्स पहले ये जगह चर्च थी और वहाँ 42 मेंटली चैलेंज्ड बच्चे रहते थे, जिन्हें एक लेडी डायना प्यार से संभालती थी। एक दिन सब बच्चे एक साथ मर गए। ऑफिशियल रीजन था कॉलेरा, लेकिन रूबन को ये बात बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रही थी। यहीं पर पार्ट 1 एंड होता है, एक बड़े मिस्ट्री के साथ। 42 बच्चे कैसे मरे थे और उनकी स्पिरिट्स अब वापस क्यों आई थी। पार्ट 1 के एंड पर रूबन को ये पता चल चुका था कि 34 इयर्स पहले एक चर्च में 42 बच्चे रहते थे और एक दिन सब एक साथ मर गए। ऑफिशियल रीजन कॉलेरा था, लेकिन रूबन को ये बात बिल्कुल बिलीवेबल नहीं लग रही थी। अब रूबन का मेन गोल क्लियर था, उन बच्चों की डेथ का असली रीजन पता करना। रूबन कॉफिन मेकर की बात सुनने के बाद और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो उन बच्चों की ग्रेव्स खोद कर बॉडीज चेक करे तो सच सामने आ सकता है, लेकिन कॉफिन मेकर उसे मना करता है। वो कहता है कि ये चीज डिस्टर्ब मत करो, ये सेफ नहीं है। रूबन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसका डाउट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी तरफ कॉफिन मेकर खुद सोचता है कि रूबन गलत नहीं हो सकता। वो डिसाइड करता है कि वो एक ग्रेव खोद कर चेक करेगा। रात के अंधेरे में वो एक कब्र खोलता है, लेकिन अंदर बॉडी नहीं होती, सिर्फ एक ग्लास जार होता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत हुआ था। तभी अचानक उसे वही चमगादड़ वाली आवाज सुनाई देने लगती है और कुछ इनविजिबल फोर्स उस पर अटैक कर देता है। उसकी भी वही डेथ हो जाती है। उधर हॉस्पिटल में अवंतिका एडमिट होती है। वो मेंटली और फिजिकली दोनों वीक हो चुकी होती है। रूबन उसके पास रहता है। अवंतिका को अब विजन्स आने लगते हैं, पास्ट के सीन्स, हॉस्पिटल के सीन्स, एक अननोन पेशेंट के सीन्स। एक दिन अवंतिका अचानक एक नाम बोलती है और कहती है कि वो पेशेंट आईसीयू में है। रूबन तुरंत समझ जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्लू है। दोनों आईसीयू वार्ड में जाते हैं, लेकिन वहाँ वो पेशेंट मिसिंग होती है। थोड़ी देर बाद रूबन को स्पिरिट्स गाइड करती हैं, लाइट्स फ्लिकर होती हैं, आवाज आती है। वो एक रूम तक पहुंचता है जहाँ एक कोमा पेशेंट होती है, जेनिफर। जेनिफर 5 इयर्स से कोमा में होती है, लेकिन अवंतिका को उसके विजन से पता चलता है कि ये नॉर्मल पेशेंट नहीं है। रूबन कनेक्ट करता है और एक शॉकिंग ट्रुथ समझता है, जेनिफर एक्चुअली डायना है। वही डायना जिसके पास वो 42 बच्चे रहते थे। मतलब डायना जिंदा है लेकिन कोमा में, और जैसे ही वो 2 महीने पहले थोड़ी देर के लिए होश में आई थी, तभी से स्पिरिट्स एक्टिव हो गई थी। अब सब कुछ कनेक्ट होने लगता है। रूबन समझता है कि श्वेता, मुकेश और दीपिका सबका कनेक्शन डायना से है। वो सब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और शायद उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया, इसी वजह से स्पिरिट्स ने उन्हें मार दिया। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था, 42 बच्चे कैसे मरे थे। रूबन और डीप इन्वेस्टिगेशन करता है। उसे एक और नाम पता चलता है, डॉक्टर नैन्सी डैनियल। वो डॉक्टर डैनियल की सेकंड वाइफ थी और यहीं से कहानी का असली डार्क ट्रुथ शुरू होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है डायना एक केयरिंग और लविंग वुमन थी। वो मेंटली चैलेंज्ड बच्चों का ख्याल रखती थी, उन्हें म्यूजिक थेरेपी देती थी। उन बच्चों के लिए डायना ही सब कुछ थी, माँ, दोस्त, टीचर। उनकी कम्युनिकेशन भी म्यूजिक के थ्रू होती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नैन्सी जेलस थी। उसे डायना की पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नैन्सी एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का एक्सपेरिमेंट। उसने मैक्सिकन शेमन की हेल्प ली और बैट्स के अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज किया। ये साउंड्स इंसान के कान से प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देते, लेकिन दिमाग और बॉडी पर डेंजरस इफेक्ट डालते हैं। नैन्सी ने सीक्रेटली उन 42 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्हें एक्सट्रीम अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एक्सपोज किया गया। बच्चे पेन में चिल्लाते रहे, लेकिन कोई उनकी हेल्प नहीं कर पाया और धीरे धीरे सब 42 बच्चे मर गए। ऑफिशियल रिपोर्ट में कॉलेरा लिख दिया गया, लेकिन असली रीजन था अल्ट्रासोनिक टॉर्चर। जब डायना को यह सच पता चला, वो टूट गई। उसने नैन्सी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नैन्सी ने उस पर भी अटैक किया। डायना मर नहीं पाई, लेकिन कोमा में चली गई। नैन्सी ने एक और इविल काम किया। उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसमें उन बच्चों की बॉडीज के साथ जार्स और बैट्स को दफनाया गया, ताकि सच कभी बाहर ना आए और अगर कोई ग्रेव खोदेगा तो वो मर जाए। अब प्रेजेंट में सब कुछ क्लियर हो चुका था। रूबन समझ गया था कि ये स्पिरिट्स रिवेंज नहीं, जस्टिस चाह रही हैं। वो डायना को उसके बॉडी में वापस लाना चाहता है ताकि वो बच्चों को शांति दे सके। रूबन और अवंतिका डायना को लाइब्रेरी ले जाते हैं। वहाँ रूबन अपने इंस्ट्रूमेंट सेट करता है और डायना की स्पिरिट को गाइड करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है। बच्चों की एक स्पिरिट डायना को बॉडी में वापस आने से रोक रही होती है, क्योंकि वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहती। तभी एंट्री होती है नैन्सी की। नैन्सी अब भी जिंदा है और वो डायना को परमानेंटली मारना चाहती है। उसके पास एडवांस डिवाइस होता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करता है और वो नॉइस कैंसलेशन गियर पहनी होती है, मतलब उस पर स्पिरिट्स का इफेक्ट नहीं होता। नैन्सी अपने डिवाइस से डेंजरस फ्रीक्वेंसीज चला देती है और सडनली हजारों बैट्स वहां आ जाते हैं। सब पर अटैक होने लगता है। रूबन, अवंतिका, डायना सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसी मोमेंट पर रूबन एक डिसीजन लेता है। वो पियानो के पास जाता है
वही पियानो जिसे वो सालों से टच नहीं कर पाया था। उसका पास्ट, उसकी माँ, उसका गिल्ट सब याद आता है। लेकिन इस बार वो रुकता नहीं। वो 444 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक बजाता है, डायना की वही धुन। जैसे ही वो म्यूजिक बजता है सब कुछ चेंज हो जाता है। स्पिरिट्स काम हो जाती हैं, बैट्स पीछे हटने लगते हैं, बच्चों की स्पिरिट स्ट्रांग हो जाती है। डायना भी समझ जाती है कि अब मुझे वापस जाना होगा। वो अपने बॉडी में वापस आ जाती है। नैन्सी डायना को पॉइजन इंजेक्शन देने वाली होती है, लेकिन डायना उसका हाथ पकड़ लेती है। नैन्सी का डिवाइस गिर जाता है। अब उसके पास प्रोटेक्शन नहीं होता और तब 42 बच्चों की स्पिरिट्स मिलकर नैन्सी पर अटैक करते हैं। वो ब्रूटली मर जाती है। उसका बॉडी भी तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, जैसे बाकी विक्टिम्स के साथ हुआ था। सब खत्म हो जाता है। ट्रुथ सामने आ चुका होता है। स्पिरिट्स को जस्टिस मिल चुका होता है। कुछ दिन बाद वही जगह फिर से पीसफुल प्लेस बन जाती है। डायना वापस आकर फिर से बच्चों का ख्याल रखना स्टार्ट करती है, म्यूजिक थेरेपी के थ्रू। रूबन अपना काम कंप्लीट करके वापस जाने लगता है। अवंतिका उससे मिलती है। दोनों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है और लास्ट में एक मैसेज मिलता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें एक बेटर लाइफ देते हैं। कहानी यहीं एंड होती है।